नमस्कार मित्रों, आपका आरके क्लासेज कैंचिया में स्वागत है। हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास के अंदर इतिहास का अर्थ, उसका विभाजन अलग अलग तरह से, जैसे प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार से, उपकरणों के आधार पर 2 प्रकार से और कालखंड के आधार पर 3 प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। जिसमें हम प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर जो विभाजन था वो इससे पूर्व वाले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम इसका जो उपकरणों के आधार पर विभाजन किया गया है, पाषाण काल और धातु काल, उसमें हम पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उपकरणों के आधार पर इतिहास का विभाजन 2 भागों में किया गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? पाषाण काल और दूसरा है धातु काल। पाषाण काल का जो एक भाग है, पूरा पाषाण काल, उसको हम पिछला जो हमारा वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इसको दोहरा देता हूं मैं। पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब पत्थरों का काल, ऐसा समय जिसमें पत्थरों का उपयोग किया जाता था। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और फिर है नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल। अब हम इन तीनों के बारे में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव या उत्तर पाषाण काल के बारे में अलग अलग हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में सबसे पहले हम यहाँ कौन सी जाति थी, ये थी नेग्रिटो। नेग्रिटो जाति निवास करती थी और यहाँ भोजन व्यवस्था क्या थी? भोजन इस समय के लोग शिकार करते थे और जंगल के अंदर कंदमूल, फल है वो खाते थे। इनके औजार आकार में बहुत बड़े थे और एक औजार है हस्ता कुठार। हस्ता कुठार।
हस्ताकुठार का मतलब है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी है वो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में प्राप्त होती है। इनका जो प्राप्ति स्थान है, प्राप्त स्थान और खोजकर्ता, स्थान में जो दक्षिण भारत है उसमें एक तो है पल्लवरम, दूसरा है अतिरंपवम। ये दो स्थान है वो हमारे दक्षिण भारत में है जहाँ से हमें हस्ताकुठार यानी कुल्हाड़ी है वो प्राप्त होती है। तो यहाँ के जो खोज करता है वो है बुरसफुट के द्वारा यहाँ पर इनकी खोज है वो की गई। रॉबर्ट बुरसफुट के द्वारा खोज 1863 के अंदर इनकी 1863 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट बुरसफुट ने ऐसे दो स्थानों की खोज की जहाँ से कुल्हाड़ी है वो प्राप्त होती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और इसका जो ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ये जो जाति है नेग्रिटो जाति है वो अन्य या इस प्रकार की जो कुल्हाड़ी के जो अवशेष मिले हैं वो अन्य हमें और कहाँ से मिले हैं, कौन कौन से देशों से मिले हैं। तो देखो ये दो जगह हैं यहाँ पर, पलवरम और दूसरी जगह है अतिरंपवम। ये जो दो जगह है दक्षिण भारत के अंदर, यहाँ से इस जाति नेग्रिटो जाति का उल्लेख मिलता है। और यहाँ जो सोहन नदी है जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, छोटी सी नदी है, यहाँ पर जो पाकिस्तान में ये स्थान है, यहाँ पर भी इस नेग्रिटो जाति के या पूरा पाषाण काल की जो जाति है इसका उल्लेख है वो मिलता है। इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर दो स्थान है, एक तो है केनिया और दूसरा इथोपिया। इन दो जगह से भी नेग्रिटो जाति का हमें उल्लेख मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार है यानी पूरा पाषाण काल का जो विस्तार है वो किन किन स्थानों पर है। देखो भारत, पाकिस्तान और केनिया व इथोपिया, इन तीन जगहों पर पूरा पाषाण काल का जो विस्तार है वो पाया गया। अब है इस पूरा पाषाण काल को भी आगे तीन भागों में बांटा गया है, तो उसका भी हम संक्षेप में अध्ययन कर लेते हैं भी तीन भागों में कौन कौन से तीन भाग हैं। पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये तीन भाग कौन कौन से, देखो निमन पूरा पाषाण काल,
मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब इनमें क्या क्या अंतर था देखो। सबसे पहले पत्थर, यहाँ पर कौन से, यानी निम्न पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के पत्थर पाए जाते थे? क्वार्टजाइट प्रकार के जो पत्थर है वो यहाँ पाए जाते थे। और मध्य पूरा पाषाण काल में जेस्पर, चार्ट, फ्लिंट, ये इस प्रकार के जो पत्थर है वो पाए जाते थे। इसी प्रकार उच्च पूरा पाषाण काल में भी यही जेस्पर, चार्ट, फ्लिंट आदि पत्थर है वो पाए जाते थे। इसके बाद में है पत्थरों का जो भाग था, कौन कौन सा भाग पाया जाता था? पत्थर का भाग, यहां पर पत्थर का जो कोर भाग है, कोर भाग पाया जाता था। और यहां पर पत्थर का फलक भाग है वो पाया जाता था। और यहां उच्च पूरा पाषाण काल में कोर और फलक दोनों प्रकार के पत्थर के जो भाग है वो पाए जाते थे। अब कोर भाग कौन सा है देखो, ये मान लो पत्थर है, और ये पत्थर जब पानी के अंदर आता है, पहाड़ियों से ऊपर से जब पानी गिरता है और ये इस प्रकार के टुकड़े जब आते हैं, तो यहाँ से ये पत्थर है वो खराब हो जाता है, टूट जाता है। इसका अंदर का जो भाग बचता है वो कहलाता है कोर। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार थे, उपकरण थे, वो कोर भाग के बने हुए थे। इसके बाद में फलक क्या है? फलक में देखो ये पत्थर है, और पत्थर का ये जो भाग है, ये जो भाग है वो क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। तो मध्य पूरा पाषाण काल में फलक, जो पत्थर का फलक भाग था उसका उपयोग किया जाता था, और उच्च पूरा पाषाण काल में कोर और फलक दोनों ही प्रकार के जो पत्थर के टुकड़े थे उनका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद में है श्यामगिरी। यानी प्राप्त श्यामगिरी। कौन कौन सी श्यामगिरी है वो यहाँ से प्राप्त होती है? देखो निम्न पूरा पाषाण काल से हैंडेक्स, यानी कुल्हाड़ी, और चापर व चापिंग, ये जो श्यामगिरी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हैंडेक्स, चापर और चापिंग,
निम्न पूर्वापसारण काल से। यहां से बेधक या बेंधनी और उच्च पूर्वापसारण काल से हमें ब्लेड और ब्यूरिन प्रकार के जो सामग्री है या उपकरण है वो प्राप्त होते हैं। अब हैंडेक्स तो आप समझ गए भी, कुल्हाड़ी को हैंडेक्स कहते हैं। चापर और चापिंग ये क्या है? चापर और चापिंग, सबसे पहले देखते हैं चापर। चापर का मतलब है ऐसा पत्थर का टुकड़ा या ऐसा उपकरण, जैसे मान लो ये पत्थर का टुकड़ा है। चापर का मतलब होता है एक तरफ से इसको ऐसे तीखा बना लिया जाता है, इसकी जो धार है वो एक तरफ होती है। चापर जो उपकरण है उसकी धार क्या होगी? एक तरफ होगी। और चापिंग जो उपकरण है उसकी जो धार है उसकी दोनों तरफ धार होगी। यानी हम कह सकते हैं चापिंग जो उपकरण है वो द्विधारी है। तो ये थे हैंडेक्स, चापर और चापिंग। बेधक ये कोई बेधने के लिए, कोई वस्तु के अंदर सुराख निकालने के लिए, बेधक निकालने के लिए ऐसे पत्थर है वो तैयार किए जाते थे। ब्लेड और ब्यूरिन ये भी एक विशेष प्रकार के उपकरण थे जो शिकार के अंदर काम में लिए जाते थे। इसके बाद में है मानव। निम्न पूर्वापसारण काल में होमो इरेक्ट्स मानव पाया जाता था। होमो इरेक्ट्स मानव है वो कहाँ पाया जाता था? निम्न पूर्वापसारण काल में। इसके बाद में मध्य पूर्वापसारण काल में निएंडरमल प्रकार का जो मानव है वो पाया जाता था। निएंडरमल मानव है वो पाया जाता था। निएंडरमल। और इसके बाद में है जो मानव का प्रकार है होमो सेपियंस मानव। तो ये पूर्वापसारण काल के 3 भाग थे: निम्न पूर्वापसारण काल, मध्य पूर्वापसारण काल, उच्च पूर्वापसारण काल, जिसमें इनमें किस किस प्रकार के पत्थर पाए जाते थे, पत्थर का कौन सा भाग है वो उपयोग किया जाता था, वहाँ से हमें कौन कौन सी जो सामग्री है वो प्राप्त हुई है, और मानव का ये जो इनका जो टाइम है उस दौरान मानव का क्या नाम था। निम्न पूर्वापसारण काल में होमो इरेक्ट्स और मध्य पूर्वापसारण काल में निएंडरमल और उच्च पाषाण काल में होमो सेपियंस मानव वो पाया जाता था। अब हम अध्ययन करेंगे पूर्वापसारण काल के बाद में मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने समूह में रहना शुरू कर दिया था। समूह में रहना। अब जो पूरा पाषाण काल था उसमें मानव है वो अकेला रहता था, अकेला शिकार करने जाता था। लेकिन जब वो शिकार करने अकेला जाता तो कई बार ऐसे जानवर थे जो उस मानव को खुद को ही शिकार बना लेते थे। तो उस डर से उसने देखा भी हम एक साथ रहें, एक साथ शिकार करने जाएं तो शिकार करना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो ये कोई जानवर है, इसका वो शिकार करते हैं तो अकेला जो आदमी है वो इसका शिकार नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर अकेला आदमी इस पर पत्थर मारेगा, क्योंकि छोटे औजार नहीं थे, उसमें बड़े औजार थे, तो पत्थर मारना भी बहुत मुश्किल था। अगर इसी में 5-6 आदमी मान लो चले जाते हैं तो इसको घेर लेते हैं, यहाँ एक आदमी हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अगर ये सभी इस पर पत्थर से वार करेंगे घेर कर तो ये अपना शिकार है वो आसानी से मार सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए समूह में रहना शुरू कर दिया। इसके बाद में अब जनसंख्या बढ़ गई तो जंगल के अंदर जो जानवर थे उनकी भी कमी होने लग गई। तो इन्होंने सोचा भी क्यों न हम इन जानवरों को पाल लें। तो इन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया। भोजन के लिए पशुपालन की शुरुआत कर दी। पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में। सबसे पहले जो पशु पाला गया वो था कुत्ता। कुत्ता के हमें साक्ष्य मिलते हैं भी ये किस किस स्थान पर हमें इसके साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। तो उसमें देखो, एक तो राजस्थान में भीलवाड़ा में बागौर नामक स्थान पर सबसे प्राचीन कुत्ते के जो साक्ष्य मिलते हैं वो राजस्थान में भीलवाड़ा बागौर नामक स्थान पर मिलते हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक स्थान पर कुत्ते के अवशेष है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो समूह में रहना शुरू किया, पशुपालन और परिवार का निर्माण भी यहीं से ही होता है। परिवार का निर्माण, अब समूह में रहना शुरू कर दिया तो अब उन्होंने परिवार का निर्माण भी यहाँ कर लेते हैं। वो परिवार का निर्माण है वो हो जाता है। इसके बाद में तीर और धनुष, यानी तीर और धनुष का प्रयोग भी वो यहाँ करने लग जाते हैं। तीर और धनुष का प्रयोग, क्योंकि पूरा पाषाण काल था, उसमें जो पत्थर, इनके जो औजार थे वो बड़े आकार के थे और मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो सूक्ष्म थे। इसलिए इसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ यानी माइक्रोलिथ प्रकार के उपकरण है वो यहाँ प्रयोग किए जाते थे। नुकीले औजार है वो
शिकार के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो ये था मध्य पाषाण काल। इसके बाद में है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में भोजन के लिए क्या व्यवस्था थी और यहाँ पर कौन सी जाति थी? तो जाति वही थी जो पूरा पाषाण काल में नेग्रिटो जाति थी, उसके बाद में मध्य पाषाण काल में भी नेग्रिटो जाति थी और नव पाषाण काल में भी नेग्रिटो जाति थी। जाति नेग्रिटो और भोजन के लिए इन्होंने क्या शुरू कर दिया? कृषि कार्य है वो शुरू कर दिया। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है भी कौन से समय में कृषि कार्य है वो शुरू किया गया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो कृषि कार्य है वो पशुपालन के बाद में कृषि कार्य शुरू हुआ, वो होता है नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में सर्वप्रथम जो कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है वो होता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि का करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब कौन सी फसल का साक्ष्य प्राप्त होता है? वो है गेहूं। गेहूं का विश्व में सबसे प्राचीनतम, विश्व में सबसे प्राचीनतम जो फसल है वो कौन सी है? विश्व में सबसे प्राचीनतम जो फसल है वो गेहूं है। और सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहले जो फसल प्राप्त होती है वो चावल है। और वैदिक काल में जौ की खेती की जाती थी जिसको यव कहा जाता था। तो गेहूं के जो विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो ही मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ये मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में यहाँ पर मेहरगढ़ नामक स्थान है। मेहरगढ़ यहाँ से हमें सबसे पहले विश्व में सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गेहूं के वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद में कृषि कार्य करने के बाद में नव पाषाण काल में उन्होंने चौक का निर्माण किया। चाक या चौक का निर्माण। और चौक से सबसे पहले बर्तन बनाए, मृदभान यानी मिट्टी के बर्तन है वो उन्होंने बनाए चौक से। और इसी चौक का उपयोग है उन्होंने पहिए के रूप में किया। पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। और पहिए से इन्होंने पशु गाड़ी का आविष्कार किया। पहिए से पशु गाड़ी का है वो इन्होंने आविष्कार किया। रहने के लिए
इनका जो निवास स्थान था पहले सीधे गुफाओं में या जंगलों में रहते थे, लेकिन अब नवपाषाण काल में इन्होंने झोंपड़ी का निर्माण शुरू कर दिया। झोंपड़ी का निर्माण शुरू कर दिया। किसका निर्माण? झोंपड़ी का। तो झोंपड़ी जहाँ पर गेहूं की फसल हुई वहीं पर ही इस झोंपड़ी का साक्ष्य है वो प्राप्त होता है। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में झोंपड़ी का साक्ष्य प्राप्त होता है और यह विश्व की प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। यह विश्व की सबसे प्रथम ग्रामीण सभ्यता है वो कही जाती है। कौन सा काल? नवपाषाण काल में। तो झोंपड़ी का निर्माण हुआ, कृषि कार्य शुरू हुआ, चौक का निर्माण हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ और पशु गाड़ी का आविष्कार हुआ, जिससे ये अपने खेत से जो भी अनाज है, गेहूं है, उसको अपने घर लेके आते थे। तो ये था नवपाषाण काल। इसके बाद में प्राग ऐतिहासिक काल में जो कला थी, शैल कला, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं इसमें। प्राग ऐतिहासिक शैल कला। शैल का आपको अर्थ याद रखना है। शैल का अर्थ होता है पत्थर। इसके बाद में शिलाश्रय। शिलाश्रय क्या है? फिर है शैल चित्र। शिलाश्रय का मतलब है वे पत्थर के मकान, वे पत्थर के निवास स्थान, जिसमें आदि मानव या प्राग ऐतिहासिक समय के जो मानव हैं वो निवास करते थे। और इन्हीं पत्थर के जो इनके निवास स्थान हैं, यानी गुफा थी, तो उनके अंदर इन्होंने क्या किया? चित्र बनाए। क्योंकि इनके पास समय खूब था, समय की कोई कमी नहीं थी। जो भी चीज़ या वस्तु इनको दिखाई देती थी उसका ये उस गुफा के अंदर चित्र बना देते थे। तो शैल चित्र क्या है? पत्थरों पर बनाए गए चित्र, पत्थरों पर बनाए गए चित्र है वो क्या कहलाते हैं? शैल चित्र कहलाते हैं। अब ज़्यादातर जो चित्र मिले हैं वो इन्होंने शिकार से संबंधित बनाए हैं। शिकार से संबंधित है वो चित्र बनाए हैं, यानी मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है। कोई जानवर को बताया गया है भी ये जानवर है वो शिकार कर रहा है। तो इसके शैल चित्र के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो एक तो है राजस्थान में ही हरशौरा, अलवर राजस्थान। इसके बाद में दूसरा जो साक्ष्य है
वो है भीमबेटका। ये है मध्य प्रदेश में। ये जो स्थान है, यहाँ से हमें शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हरसोरा अलवर में और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। तो ये था हमारा पाषाण काल। अब हम आगे धातु काल के बारे में अध्ययन करेंगे।